कुछ होगा या कि अभी इसी तरह मारेंगे इनको और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते? आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे। मैं खुद हैरान रह गई कि वाकई ये इतना एक स्पेंड किया है इंडिया ने। गोल्डन इरा है कि इंडिया तरक्की में वहां पर पहुंचा है कि उसके वहां के रहने वाले जो लोग हैं। आपको लगता है कि मोदी साहब हसीना वाजिद को बचा पाएंगे? क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है कि इंडिया का जो असर वसूख है वो ग्रो और कर रहा है। श्रीलंका में देख लें, मालदीव्स का इलेक्शन एंटी इंडिया लड़ा गया, बांग्लादेश में भी इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है कि चाइनीज अपने इन्फ्लुएंस ना आ जाए। हसीना वाजिद जो मैडम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो आज बड़ा वॉशिंगटन डीसी में उसको डिस्कस किया जा रहा है। बात ये हुई है कि कल जाके बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन को मिले हैं और उन्होंने उनको कहा है कि आप स्पीडी और फेयर इलेक्शन कराएं। उसके जवाब में शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि क्या जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट से अगर मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैं भी अपोजिशन से बातें कर लेती हूँ। भारत ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना भी वहां पे अपना जो है वो जोर लगाता है। मैं उसके दो शवाहिद बताना चाहूंगा आपको। एक तो रिसेंटली श्रीलंका ने क्योंकि उन्होंने रीस्केड्यूल उनके कर्जे किए, उनका टाइम आ रहा था रीस्केड्यूल करने का, उन्होंने दूसरी साइड पे भारत के साथ भी अच्छा करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि हमारे टाइगर भी जाते थे वहां पे, तामिल टाइगर, और उनको भी पॉलिटिकल असाइलम दिया। वो एक बड़े दे आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स। अब दूसरी चीज हुई है कि वहां पे रिसेंट अभी जो चाइनीज शिप आया था उसने वहां रुकना था, लेकिन उन्होंने आज उसको कहा कि आप यहाँ से चले जाए। बांग्लादेश साइडलाइन हो जाता है तो ये इंडिया को नुकसान नहीं होता? क्योंकि फॉर इंडिया बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट कंट्री। अमेरिका जो है और चाइना बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है, नेबरिंग कंट्री भी है। इसमें तो फिर ये भी है एक चीज़, इसको आप कैसे देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के दोस्त कम हो जाएंगे अगर अमेरिका ज़्यादा दबाता भी है बांग्लादेश को, और अगर नहीं दबाता तो अपना असर वसूख और अपनी रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज होती है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश अमेरिका के साथ कर भी रहा है और करने की शायद करे भी फ्यूचर में, लेकिन भारत के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करे। एक तो बॉर्डरिंग होने की वजह से फिर बांग्लादेश उनका बांग्लादेश के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस होना एक, और फिर बांग्लादेश के लोग जो है वो बॉर्डरिंग इंडिया जो है बंगाल उसमें और सारी, so they are मेरे ख्याल में they are embedded with each other। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको। अमेरिका को तो चलो ठीक है, हसीना वाजिद जो है शेख हसीना वो आंखें दिखा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां पे बॉर्डरिंग एक उनकी जगह है तरीपुरा बॉर्डर के पास, वहां पे वो 1971 के जो 1600 सिपाही मरे थे इंडियन उस जंग में, उनकी यादगार बनाई जा रही, जिनमें 1600 इंडियन फौजियों के नाम लिखे होंगे। तो आपकी जब इस तरह के रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, और उसका संगे बुनियाद जो था वो मोदी साहब और शेख हसीना वाजिद ने दोनों ने मिलकर रखा था, और दिसंबर में वो यादगार मुकम्मल हो रही है। अमेरिका को दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भारत के साथ रिलेशनशिप बांग्लादेश, वो कहते हैं ना एक दूसरे का अनटूट हिस्सा है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैसअप नहीं कर सकते, ना करेंगे। और ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया सेट टू बी 4th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर बाय 2030। एक और रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है जो ये बता रही है कि इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री बनने लगा है कि जो ट्रैवल पर सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। यानी आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे। मैं खुद हैरान रह गई कि वाकई ये इतना एक स्पेंड किया है इंडिया ने। और कहा ही जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान पिछले कुछ ईयर्स में जितना स्पेंड कर डाला है, तो इंडिया ने अपने आप को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर 4th लार्जेस्ट कंट्री वो बना दिया। यानी अभी तो हम बात कर रहे थे कल तक के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अब 4th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया बनने लगा है ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडिंग में। India is expected to become the 4th largest global spender on travel by 2030, और इसमें जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं टू रीच $410 बिलियन, $410 बिलियन तक उनका खर्चा जो वो स्पेंड करते हैं वो पहुंचने वाला है। The country's travel industry
जो है वो कहा जा रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी आफ्टर पेंडेमिक। खास तौर पर जब ये जो कोविड का दौर रहा, इस दौरान ट्रेवल्स आपको पता है बंद हो गए थे और पूरी दुनिया की फ्लाइट्स बंद हो गई थी, जो कुछ हुआ तो उस दौरान ट्रैवल बहुत कम हो गया। इंडिया में भी जो है वहां से लोग बहुत कम जो है उन्होंने ट्रैवल किया, और अब जो है उसके बाद फिर जब ये ट्रैवल शुरू हुआ तो बहुत ट्रैवल हुआ, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसी गोल्डन एज, ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया की ट्रैवलिंग में गोल्डन एज है, गोल्डन इरा है कि इंडिया तरक्की में वहां पर पहुंचा है कि उसके वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल्स इतना करते हैं कि उस पर इतना स्पेंड करते हैं कि 4th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया इसमें बनने लगा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ए रिपोर्ट टाइटल, जो इसका रिपोर्ट का टाइटल है वो है हाउ इंडिया ट्रेवल्स। तो जो पठान और पश्तून पूरा उनका इलाका था जहां सदियों से वो गुजरे और वो बड़े हुए और उन्होंने अपनी कल्चर को डेवलप किया, वो अचानक से बीच में से कट गया। अब वो पाकिस्तानी बन गए, अफगानी बन गए, कुछ इंडिया में आ गए तो वो इंडियन बन गए। आपके आइडेंटिटी चेंज हो गई। इंडिया जो ग्रो किया कुछ रीजन तक, उसको आपने बीच से काट दिया कि अब यहाँ से इंडियन नहीं है। तो अब आप सामने वाली जो आइडियोलॉजी बनी, आपने ये तो कह दिया हम इंडियन नहीं है, और क्वेश्चन है कि फिर आप हो कौन। ये बताते बताते आज 75 साल हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा आप कौन हो। आप कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, आप दुनिया भर में कमी निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपको अपने अंदर कमी दिख ही नहीं दी। सो the idea of Pakistan and the ideology of the Pakistan needs to be revisited। जब तक नहीं होगा, वो सवाल ही नहीं है कि आप में हमारे यहाँ पे पीस हो जाए, वो नहीं हो, बिकॉज की देयर इज अ कंटेम्प्ट फॉर वन सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल ही गलत है, ये लोग ही घटिया है। तो जब तक ये माइंडसेट रहेगा और आप किसी को नेचुरल नहीं मानोगे कि यहाँ पे सदियों से लोग रहे हैं और इनकी एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी के साथ हम और आइडेंटिटी को जोड़ सकते हैं, उस आइडेंटिटी को घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कल को मैं अगर जर्मन बनना चाहूं तो मैं जर्मन भी बन सकता हूं, मैं इंडियन भी रहूंगा। पर क्या जर्मन बनने के लिए मुझे अपनी इंडियन आइडेंटिटी पे मिट्टी डालने की जरूरत कहां से आ गई? कल को आप मान लीजिए पाकिस्तान का सिटीजनशिप लेकर आप अगर अमेरिकन सिटीजनशिप ले ले तो पाकिस्तानी सिटीजनशिप पे आग लगाने की तो जरूरत नहीं है ना। पाकिस्तानी तो आप रहेंगे। हजारों हजार साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन है, अचानक से चीजें नहीं ओब्लिटरेट कर पाओगे। आप करने की कोशिश करोगे, लोग रिएक्शन में आएंगे, यही सब चीजें होंगी। सो देयर इज अ नीड ऑफ आइडियोलॉजिकल रीविजिटिंग, थ्योरेटिकल रीविजिटिंग। प्रोफेसर्स क्या, आपके मैं प्रोफेसर्स को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज रिविजिट कीजिए। आप किताबें लिखिए, यूरोप की किताबें मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए उनको कि हाउ यूरोप वेंट फ्रॉम बीइंग एन कंप्लीटली, आप जिसे कह लीजिए वायलेंट पीपल, इतने वायलेंट थे कि आप सोच नहीं सकते। आज यूरोप वायलेंस करने को तैयार ही नहीं। बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे बोला कि जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें फेयर इलेक्शन आपकी करवाना जिम्मेदारी है। और अमेरिका इस टाइप के काम हमेशा करता रहता है, दूसरे के सोवरेन मैटर्स में दखल अंदाजी वो करता रहता है। और इसी के चलते भारत को सामने आना पड़ा बांग्लादेश के बचाव में, क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश के अंदर रूलिंग पार्टी है वो आवामी लीग है, और आवामी लीग हिस्टोरिकली इंडिया की तरफ लीन करती है। बांग्लादेश के ऊपर चाइना की भी नज़र है। चाइना चाहता है कि बांग्लादेश चाइना के कैंप पे चला जाए, लेकिन भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और अमेरिका को भी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि चाइना को वो काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश के ऊपर अमेरिकन प्रेशर आता है तो वो चाइना के कैंप में जा सकता है, जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक डिजास्टर होगा। इसीलिए मोदी को खुद सामने आकर बांग्लादेश का बचाव करना पड़ा। इसी के चलते हमने G20 समिट में भी देखा कि मोदी ने शेख हसीना की बाइडेन से मुलाकात करवाई और कुछ बर्फ पिघलाने की कोशिश करी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि आने वाले चुनाव में बांग्लादेश में कौन जीता है, क्योंकि अगर अपोजिशन जीतती है बांग्लादेश के अंदर तो जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ्रेंडली पार्टी है और पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करती है।